गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपना चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस की अपने जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक की अपने आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर अपने इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर को अपने पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक दो ऐसे कमेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो बार बार बच्चों के पूछे जा रहे हैं। देखो भैया, सबसे पहली बात तो अपने चैनल पे आपको पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये तीनों सब्जेक्ट आपको करवाए जाते हैं और अंत तक जिस दिन आपकी एग्जाम होती है उस दिन तक आपका साथ दिया जाता है। और हर बार की तरह है, इस बार भी यह कोशिश रहेगी कि अपना जो रिजल्ट है अपने चैनल का वो 100% रहे। अब दूसरी बात भैया, ये जो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब अपने जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले भी ये सारे चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ। लेकिन अब कई बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक बार हमें कम से कम पॉलिटिकल वापस रिवाइज करवा दो। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक जो है समकालीन विश्व में राजनीति, वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज अपने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाला जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, वह चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? एक पॉइंट आ रहा है भैया, अपने कमेंट आ रहा है कि सर हमें नोट्स उपलब्ध कराओ। ठीक है, देखो नोट्स के बारे में ऐसा है भैया, आपको जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा नोट्स उपलब्ध करवाने की। बस मुझे किसी साथी की आवश्यकता है, वो साथी भी मुझे मिल गया है, ताकि एक जो प्रेशर मेरे ऊपर अकेले पर रहता है वो ना रहे। समझ रहे हो आप? मतलब एक साथी मेरे साथ में और ऐड हो रहा है, और उसके ऐड होने के साथ में आपको 1-2 सब्जेक्ट की और भी तैयारी करवाई जाएगी। प्लस आपको जो भी आपके सीनियर में सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे ड्राइंग हो, इन सारे सब्जेक्ट की आपको बिल्कुल मुफ्त में तैयारी भी करवाई जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखो भैया, इस चैप्टर को अपने समझते हैं। अपने 1947 से पहले भैया अपने भारत पर किनका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, एक कंपनी थी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो उस कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसी आधिपत्य की समाप्ति हुई थी भैया 1947 में। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के क्या हो गए थे? भारत स्वतंत्र हो गया था। जो अंग्रेजों की दास्ता से हम जकड़े हुए थे, जो अंग्रेजों की गुलामी से हम जकड़े हुए थे, उस गुलामी से हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और यह कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। देखो, अपने जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत का मतलब अंग्रेजों के अधीन भारत, यह स्वतंत्र हो गया था भैया 15 अगस्त को। लेकिन स्वतंत्र होने से पहले इस भारत के भैया अंग्रेजों के द्वारा कितने टुकड़े कर दिए गए थे? 2 टुकड़े कर दिए गए थे। एक अपने कौन सा हो गया? पाकिस्तान, और दूसरा कौन सा हो गया? अपने भारत। मतलब ब्रिटिश भारत जो है भैया वो आजाद होने से पहले कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में बंट गया। एक देश तो बना था अपने पाकिस्तान और दूसरा देश बना था अपने भारत। पाकिस्तान बना था भैया 14 अगस्त 1947 को, और भारत बना था भैया 15 अगस्त 1947 को। मतलब 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बता दूं, पाकिस्तान जो है भैया एक मुस्लिम राष्ट्र है, और इस मुस्लिम राष्ट्र की मांग जो है वो सबसे पहले एक शायर था अपने, जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल। आपने इनकी कविता सुनी होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले 1930 में ये कहा था कि मेरे ख्याल से भारत के उत्तर पश्चिम में एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। मतलब मुस्लिम राष्ट्र की मांग सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। और वह मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान नाम जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? अपने रहमत अली ने। ध्यान रखना, रहमत अली ने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, और उस राष्ट्र का क्या नाम होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? रहमत अली ने 1933 में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह छात्र था।
और मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि मेरे ख्याल से भारत के उत्तर पश्चिम में मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। क्लियर है। अब यह भारत और पाकिस्तान बन गए। पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था? लियाकत अली। और भारत का पहला प्रधानमंत्री बना था अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो अंतरिम सरकार थी उस अंतरिम सरकार के अंतर्गत पहला प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति है। ओके। और भारत का गवर्नर जनरल बना था, ये सॉरी, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना था मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको इतिहास में कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली और गवर्नर जनरल, जीजी का मतलब गवर्नर जनरल, वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन यहाँ देखो भारत में, भारत का पहला प्रधानमंत्री तो बन गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज समझना, लॉर्ड माउंटबेटन भैया स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था पहली बार। और लॉर्ड माउंटबेटन परतंत्र भारत का भी, मतलब जब भारत पे किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था, उस टाइम पे लास्ट गवर्नर जनरल भी ये था। मतलब आजादी के पहले भी गवर्नर जनरल यही था और आजादी के बाद भी गवर्नर जनरल यही बना। इसके बाद में गवर्नर जनरल बनाया गया था भैया सी राजगोपालाचारी को। यह पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। समझ लो, मतलब भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में गवर्नर जनरल कौन बना? अंग्रेजी बना है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपके सी राजगोपालाचारी। ये प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। ओके। ये 1948 से 1950 तक भैया गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। क्लियर है। अब यह भारत का जो विभाजन है वो कौन से सिद्धांत के आधार पर हुआ था? तो ध्यान रखना, भारत का विभाजन मुस्लिम लीग जो है, उस मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। और ये मुस्लिम लीग जो है, इस पार्टी की स्थापना भैया 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत में ये कहा गया कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का राष्ट्र है। अर्थात भारत से कितने राष्ट्र बनने चाहिए? दो राष्ट्र बनने चाहिए, एक हिंदुओं के लिए भारत और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। क्लियर है। जब भारत आजाद हो गया तो भैया आजाद भारत में जो सबसे पहला भाषण जिस व्यक्ति ने दिया था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब स्वतंत्र भारत में पहला भाषण देने वाला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था जिसे बोलते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या अपने कहे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी की बात करें तो भैया भारत विभाजन के समय महात्मा गांधी जो थे उन्होंने 14 अगस्त 1947 को, इस टाइम पे कहां पे थे? कलकत्ता में थे। इन्होंने एक खतन कहा था जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खतन क्या था भैया? खतन ये था कि कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा। मतलब 14 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कलकत्ता से कहा था कि कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा। खुशी इसलिए होगी क्योंकि कल हम जो है वो क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। लेकिन गम इस बात का होगा कि आजादी के साथ साथ भी हमारे क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। मतलब आजाद तो होंगे, साथ ही साथ भारत का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। तो आजाद होने की तो खुशी होगी और बंटवारे का क्या होगा? गम होगा। यह पंक्ति 14 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कलकत्ता से कही थी। और इन्हीं महात्मा गांधी की भैया 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला मंदिर के सामने नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, मेन क्वेश्चन, कि स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी 3 चुनौतियां आई, इनको समझना। पहली चुनौती है भैया एकता के सूत्र में बांधने की, दूसरी चुनौती है लोकतंत्र कायम करने की और तीसरी है आर्थिक विकास की। सबसे पहले बात करते हैं एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। देखो भैया, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय भारत जो है वो कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, कई छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था, कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था।
भारत में कई भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों के बोलने वाले लोग, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे। तो इतना विशाल जो भारत था, इतनी विशाल जो जनसंख्या थी, उसको एक करना सबसे जरूरी था। क्योंकि नेहरू का यह मानना था कि अगर अखंड भारत का हमें निर्माण करना है तो इस अखंड भारत के लिए भारत में जितनी भी रियासतें हैं, टोटल उस टाइम पे कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें, उन सभी 565 रियासतों को हमें एक करके क्या करना पड़ेगा, अखंड भारत का निर्माण करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी बादशाह, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के हो, उन सभी लोगों को हमें एक साथ मिलाकर रखना पड़ेगा। पहली चुनौती ये थी। दूसरी चुनौती थी भैया लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। देखो भैया, भारत की बात करें तो भारत ने राजशाही भी देखी है, भारत ने तानाशाही भी देखी है। तो अब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख जो नेता वगैरह थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हम भारत में ना तो राजशाही रखेंगे ना ही तानाशाही रखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी व्यक्तियों को बराबर का हक देंगे, सभी व्यक्तियों को बराबर के अवसर देंगे। और उसके लिए हमें किसकी स्थापना करनी आवश्यक है, लोकतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। तो दूसरी चुनौती थी भैया लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। और इसी लोकतंत्र को कायम करने के लिए भारत में पहली बार 1952 में क्या हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे। मतलब भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे, 1952 में। तो दूसरी चुनौती कौन सी हो गई, लोकतंत्र कायम करने की। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन। की जनता में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे धनी हो, पूंजीपति हो, कोई भी हो, सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्ति संविधान के समक्ष समान होने चाहिए। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होने चाहिए। तीसरी चुनौती थी भैया आर्थिक विकास करने की चुनौती। आर्थिक विकास का मतलब, अब देखो भारत आजाद तो हो गया, आजाद कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, ये अपने सबको पता है। भारत ऐसा देश है भैया जिसको अरबों ने लूटा, जिसको तुर्कों ने लूटा, जिसको ईरानियों ने लूटा, जिसको यूनानियों ने लूटा, जिसको मुसलमानों ने लूटा, जिसको मुगलों ने लूटा, जिसको अंग्रेजों ने लूटा। मतलब जितने भी आक्रमण, विदेशी आक्रमण भारत पे हुए हैं, उन सभी का एक ही मकसद था, भारत को लूटना। और इस प्रकार से भारत को लूटा गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय भारत जो है वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था। अब यहाँ पर जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के साथ ही जो भारत के अपने प्रमुख नेता थे, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, कोई भी हो, उनके सामने ये चुनौती आ गई कि अब हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन ये जो कमजोर अपना देश है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश है, उस देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए, लोगों को रोजगार किस प्रकार से दिया जाए, गरीबी किस प्रकार से मिटाई जाए। तो तीसरी चुनौती क्या की, आर्थिक विकास की चुनौती। क्लियर है। अगला पॉइंट आता है भैया, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रजवाड़ा क्या होता है। रजवाड़ा, देखो भैया भारत अपने जो था उस भारत पे अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। और उस टाइम पे अपने दो तरह की रियासतें थी, एक तो थी ब्रिटिश रियासत या ब्रिटिश प्रांत, और एक होती थी देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत होते वो तो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधिकार में होते हैं, हालांकि देशी रियासतें होती वो भी अंग्रेजों के अधिकार में होती थी, लेकिन उनके ऊपर राजा का शासन होता और वो राजा अंग्रेजों के अधीन होकर क्या करता, कार्य करता। तो यहाँ पर रजवाड़ा किसको कहेंगे, रजवाड़े का मतलब हो गया ऐसी रियासत जिसके ऊपर किसका शासन हो, किसी राजा का शासन हो, उसे क्या कहते हैं, रजवाड़ा। और भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 565। अब 565 रियासतें थी। अंग्रेजों ने तो ये कह दिया कि चाहे तो आप भारत में शामिल हो जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे आप स्वतंत्र रह जाओ। लेकिन भारतीयों के समक्ष ये टेंशन हो गई कि अगर ये सभी स्वतंत्र रह गए या इनमें से अधिकांश पाकिस्तान में चले गए तो एक अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए नेहरू ने जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी थी। पटेल जो अपने भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि कैसे भी करो इन 565 रियासतों का भारत में विलय करो और एक अखंड भारत का निर्माण करो, भारत का एकीकरण करो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से 3-4 रियासतों को अपने छोड़ दो, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर, इन 4 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। और जिन रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे
उस पत्र को बोलते हैं भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी रियासतें हैं जिनके एकीकरण में पटेल को या अपने कहे कि भारत को काफी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, उनमें सबसे पहली रियासत आती है भैया हैदराबाद रियासत। देखो हैदराबाद की बात करें भैया, हैदराबाद भारत की एक बड़ी रियासत थी और यहाँ का जो राजा था उसको निजाम कहते थे और उस निजाम का क्या नाम था, उस्मान अली नाम था। यह दौलतमंद व्यक्ति था, दुनिया का एक पैसे वाला ताकतवर व्यक्ति था। इसने आजादी के समय कहा कि ना तो मैं भारत में शामिल होऊंगा ना ही पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, मैं क्या रहूंगा, स्वतंत्र रहूंगा। क्लियर है। निजाम की बात करें तो भैया इस निजाम ने कह दिया हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, मुस्लिम शासक था और यहाँ की इसकी जो रियासत थी ये रियासत काफी बड़ी थी और उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो ये निजाम जो था वो एक क्रूर शासक था, एक अत्याचारी शासक था, जनता का शोषण करता था। ठीक है, तो इसने जब जनता का शोषण ज्यादा करना प्रारंभ कर दिया, जनता को जब ज्यादा दबाना प्रारंभ कर दिया, तो जो तेलंगाना के किसान थे उन तेलंगाना के किसानों ने इसके खिलाफ क्या कर दी, बगावत कर दी, आंदोलन कर दिया और धीरे धीरे वह आंदोलन जो है वो संपूर्ण हैदराबाद रियासत में खड़ा हो गया। यहाँ की रियासत के जो लोग थे वो भारतीय संघ में शामिल होने की मांग करने लगे। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, निजाम को हटाओ और भारतीय संघ में क्या हो, शामिल हो। तब जो निजाम था उस निजाम ने यहाँ के जो आंदोलनकारी थे उन आंदोलनकारियों को दबाने के लिए, उनको चुपचाप कराने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए रजाकार भेजे। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कई बार, रजाकार क्या है? यह भैया निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। अर्धसैनिक बल मतलब जो पूर्ण रूप से सैनिक नहीं थे, जिनको कभी कभी काम में लिया जाता था। ये एक प्रकार से गैर सांप्रदायिक अत्याचारी थे जिन्होंने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। गैर मुसलमानों को मतलब इन्होंने मुसलमानों को छोड़कर अन्य जितने भी धर्मों के लोग थे उन लोगों के ऊपर इसने अत्याचार किए, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, महिलाओं के साथ में अमानवीय कृत्य किए गए, रेप जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं जो है वो इन रजाकारों के द्वारा की गई। तब भारतीय जो सेना थी या जो भारत सरकार थी, उस भारत सरकार ने भी हैदराबाद का जो निजाम था उसको सबक सिखाने के लिए इसके खिलाफ एक अभियान किया था और उस अभियान को बोलते हैं अपने ऑपरेशन पोलो। एक सैन्य कार्रवाई थी, ये एक सैन्य अभियान था और इस सैन्य अभियान के कारण भी हैदराबाद और भारत सरकार के मध्य कुछ दिनों तक लड़ाइयां हुई और अंत में हैदराबाद का जो निजाम था उसने भारत सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में क्या हो गया, विलय हो गया। तो ये थी भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास। देखो हालांकि ये सारा मैटर जो है वो मेरा पहले का ही पढ़ाया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से इस वीडियो से पढ़ सकते हो और अगर आप पिछले वाले वीडियो को देखना चाहो तो वहां से आप पढ़ सकते हो। कोई 19-20 का फर्क हो सकता है, बाकी मैटर सारा सेम टू सेम है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।